खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी और हमें ज्वाइन किया है आयशा तंजीम साहिबा जो ब्यूरो चीफ एम वॉइस ऑफ अमेरिका की। मैं कुछ खबरों का जिक्र कर लूँ, फिर फौरी तौर पर हम उनसे हालात देखते हैं वहाँ कैसे हैं। क्या तालिबान अपने ऐलानात पर अमल दरामद करेंगे? अफगानिस्तान में पाबंदियाँ अगर लगती हैं तो क्या हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे? और इसके अलावा जो कुछ वो कह रहे हैं वो उस पर अमल करते नज़र आते हैं। यानी इसके अलावा मुख्तलिफ खबरें हैं। तहरीक इंसाफ के 3 साल आज पूरे हो चुके हैं, उसकी हम एक एस्टिमेशन करेंगे और ग्रेटर इकबाल पार्क में जो कुछ दरिंदगी हुई उस पर तो बात होगी। आयशा साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं से बुनियादी सवाल ये है कि जो पोस्टरिंग कर रहे हैं तालिबान और जिस किस्म का वो उन्होंने एक बदला हुआ एक बदलाव नज़र आता है, वो क्या ज़मीन पर भी है? और आप कैसे देख रही हैं कि क्या जो अफ़गान अवाम है वो ये समझ रहे हैं कि ये नए तालिबान हैं, ये वो बावर करवाने में कामयाब हो गए हैं? आयशा साहिबा जी, बात यह है कि तालिबान अभी तक जो उन्होंने वादे किए हैं अभी तक उन पे अमल करते नजर आ रहे हैं। काबुल में तकरीबन अमन है। जलालाबाद से इतलात आई हैं कि जो है वो थोड़ा वायलेंस हुआ है। कुछ लोग जो मुजाहरा कर रहे थे और अफगानिस्तान का पुराना झंडा लेके और डिमांड कर रहे थे कि वो झंडा इमारतों पे लहराया जाए, तो तालिबान ने हवाई फायर किए मुझे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने क्राउड की तरफ फायर किए या हवाई फायर किए, लेकिन उससे लोग जख्मी हुए या रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 लोग हलाक भी हुए और 2 सहाफ़ियों को मारा पीटा गया। लेकिन इसके अलावा हमें जो है काबुल में कोई वायलेंस की इत्तला नहीं मिली है। शहर में अमन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ नोट करने वाली है वो ये कि जब से तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में, काबुल में, लोगों ने अपना रवैया ऑटोमेटिकली खुद ही बदल लिया है, जिसको आप सेल्फ सेंसरशिप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे खवातीन जो हैं वो सड़कों पे कम नजर आ रही हैं, पहले बहुत ज्यादा नजर आती थी, ज्यादा कवर्ड नजर आ रही हैं, अबाए पहन के पूरा कवर करके निकल रही हैं। मर्द हजरात ने भी लिबास बदल लिया है, जीन्स और टी शर्ट के अक्सर लोग यहाँ नजर आते थे वेस्टर्न जीन्स टी शर्ट में, अब सब शलवार कमीज में नजर आ रहे हैं। तो क्या जब लोग वाकई वापस अपने उस लिबास पे या उस बिहेवियर पे जाएंगे जो तालिबान के आने से पहले था, तो क्या तालिबान वो भी बर्दाश्त करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। इसका ये हमें पता है कि तुलो न्यूज़ चैनल जो अफगानिस्तान का है और कई और चैनल, उन्होंने अपनी नशरियात में जो फीमेल एंकर्स हैं वो वापस आ गई हैं और वो एंकर कर रही हैं शो को। तालिबान ने तुलो न्यूज़ की एक फीमेल एंकर को इंटरव्यू भी दिया। जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें वो ये है कि जो तुलो न्यूज़ की एंकर हैं उनका जो सर पे उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था वो वैसा ही था जैसे वो पहले लेती हैं। ये और बात है कि पहले कपड़े जरा ज्यादा रंगीन होते थे, लेकिन इस लिबास में जो आपने वीडियो फुटेज भी दिखाई, अबाया पहना हुआ है लेकिन बाल 100% नहीं ढके हुए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही बात है कि जो रश आप काबुल एयरपोर्ट पे देख रहे हैं उससे अंदाजा होता है कि लोग कितना घबराए हुए हैं। और वो जो तसल्लियां तालिबान दे रहे हैं, अगरचे अभी तक वो अपने वादों पर कायम है, लेकिन चूंकि माजी की काफी तल्ख यादें हैं लोगों को और ये यकीन नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में तालिबान अपने वादों पर अमल करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा अगर मुनासिब समझे। आप यहाँ गालिबन पहले से थी, आपने आम लोगों से भी मुलाकात की होगी। जो अशरफ गनी की हुकूमत के दौरान लोग ज़्यादा मुतमईन थे या तालिबान के आने के बाद आम लोगों की क्या सोच है? या जैसे आपने कहा कि उन्होंने ख़वातीन ने लिबास तो चेंज कर लिया, मर्दों ने, क्या ये सब ने खौफ से किया है या इस हालात के मुताबिक खुद को चेंज कर लिया है? नहीं, जाहिर है खौफ से किया है। मैं कई मर्द हजरात और खवातीन हम बातें करती रही हूँ, बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनमें मर्द और खवातीन भी शामिल हैं, वो जब से तालिबान आए हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, वो घरों से डर के मारे बाहर नहीं निकले। कुछ लोगों ने तो कहा भी हुआ है कि हम घरों में छुप कर बैठे हैं और जैसे ही हमें मौका मिला मुल्क से निकल जाएंगे, क्योंकि कोई फ्लाइट्स बंद हैं, ज़मीनी रास्ते भी तकरीबन बंद हैं, तालिबान का पूरे मुल्क पर कब्जा है, सिविलियन फ्लाइट्स अभी शुरू हो जाएंगी। तो खौफ से लोग घरों में बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, अब जैसे मैंने कहा कि तुलो ने शुरू की है नशरियात में खवातीन को वापस लाए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर खवातीन सड़कों पे वापस आएंगी, अपने काम पे वापस जाना शुरू करेगी, तब हमें पता चलेगा कि तालिबान का रवैया उनकी तरफ कैसा होता है। अभी अच्छा, दूसरा एक सवाल जरा ये रहनुमाई कीजिए काइंडली, अगर आप समझती हैं कि एयरपोर्ट पे मुकम्मल शुरू हो जाता है, दूसरे मुल्क से फ्लाइट्स आना शुरू हो जाती हैं, डू यू थिंक के लोग तेज़ी से रश करेंगे और अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश करेंगे या अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत को कुछ देर देखेंगे?
नहीं, मेरा ख्याल है लोग बहुत तेज़ी से मुल्क छोड़ेंगे। लोगों ने ये कहा है कि जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनका ये कहना है कि हम अभी फ़िलहाल मुल्क छोड़ना चाहते हैं। हम बाहर बैठ के देखेंगे और अगर हालात मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हमें लगा कि नॉर्मल हो गए हैं और बहुत खतरा नहीं है, तो शायद आयशा, मैं पाकिस्तान के एंगल से सवाल करना चाह रहा हूँ। मुल्क में मौजूद नहीं है। आपने ये कहा कि जो अक्सरियत है, बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं, ये आपने कहा काबुल में ख़ास तौर पर। मेरा आपसे सवाल है, ये मुल्क छोड़ने में पाकिस्तान भी उनके ज़हन में है? क्योंकि पाकिस्तान लॉजिकली, आज की खबर में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान वाहिद एम्बेसी है जो वीज़ा दे रही है इस वक्त, और पाकिस्तान की सरहद भी पास है काबुल के। तो आपकी कोई इस बारे में क्या असेसमेंट है? क्या अगर वो मुल्क छोड़ेंगे तो विल दे बी हिटिंग पाकिस्तान? जाहिर है ये मिक्स्ड, इसका जवाब जो है वो एक मिला जुला है। कुछ लोग तो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं, कुछ लोगों के ऑलरेडी दोस्त है, खानदान है पाकिस्तान में और वो चाहते हैं चले जाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में टेंशन काफ़ी ज़्यादा रही है और उनको यकीन नहीं है कि पाकिस्तान में वो जाएंगे तो अब क्या हालात होंगे, तो इसलिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, इन हालात में हम शायद पाकिस्तान ना जाना चाहें, हम प्रेफर करेंगे कि किसी और मुल्क चले जाएं। तो दोनों तरह के व्यूज हमें सुनने को मिले हैं। वो लोग दोनों लोग। अच्छा, आखिरी सवाल आयशा, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए कि एक तो जो कोई शरिया लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई किस तरह चलाएंगे ये कार्य सरकार, और फिर ये माइनॉरिटी के साथ इनका सलूक है। आ रही हैं खबरें कि ये शिया मीटिंग्स में गए अपने एक जो शो ऑफ जो सॉलिडारिटी के लिए, इस हवाले से क्या समझती हैं आप? देखिए, इस बारे में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है। तालिबान ने कहा तो है वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं, लेकिन शरिया लॉ की डेफिनेशन क्या है, उनकी रेड लाइंस क्या हैं, क्या चीज़ उनको मंजूर है, क्या चीज़ नामंजूर है, इस बारे में वो बहुत वेग हैं। और जो आप ट्विटर पे भी देखें तो लोग उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि जी आपका शरिया लॉ से क्या मकसद है, आप खवातीन का लिबास किस तरह का देखना चाहते हैं, किस तरह का कबूल करेंगे, किस तरह का नहीं कबूल करेंगे, माइनॉरिटीज़ का कितना रोल कबूल करेंगे, कितना रोल नहीं कबूल करेंगे, कौन सा शरिया लॉ आप लाएंगे, कौन से सो ये वो सारे सवाल हैं जो तमाम लोग अफगानिस्तान में तालिबान से पूछ रहे हैं। तालिबान ने अभी इसका कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम साहिबा, आपके कीमती वक्त का आपने एनलाइटन की। जी भट्टी साहब, ये ज़ाहिर है एक अमरीकी जो एक है वॉइस ऑफ अमेरिका उसकी है, और हमें भट्टी साहब जनरल अमजद शुएब साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, और मैं चाहूँगा कि आप पहला सवाल जनरल साहब से आप करें। जनरल साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी जनरल साहब, आप सारे वाक़यात को बड़ा बागौर कर रहे हैं, वीलॉग भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि तालिबान की हुकूमत के बारे में मुकम्मल असेसमेंट हम कब तक कर सकेंगे? क्या इस्लामी निज़ाम लाएंगे, किस किस्म का लाएंगे, और दुनिया उन्हें कबूल करेगी, और पाकिस्तान को के साथ कैसा उनके मरासम चलेंगे इन फ्यूचर? तो जनरल साहब की लाइन ना कई सब ड्रॉप हो गई है। कई सब जो आयशा बच्ची ने कहा ना, जी आई थिंक कि मेरा ख्याल है अभी अफगानिस्तान के बारे में कोई असेसमेंट देना शायद कबल उस वक्त होगा। वो कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि अगर शरिया इस्लामी निज़ाम नाफिज करते हैं तो किस किस्म का करते हैं। अभी तक वो कह रही हैं कि जो उन्होंने कहा उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक बच्ची अभी वो प्रोग्राम भी कर रही थी, खवातीन आ जा भी रही हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि पर्दे के एक लिमिट होनी चाहिए, उसके मुताबिक अभी तक तो जो कह रहे हैं ठीक चल रहा है। बड़ी साहब, कोई ऐसा बड़ा ब्लड शेड या ऐसा बड़ा क्योस, यानी हमें उस तरह है, क्योस तो है, एक बहुत रजीम चेंज हुई है, लेकिन तालिबान के हवाले से जो तासुर पाया जाता था उसको देखते हुए अभी तक हमें कोई बड़ा डिजास्टर नजर नहीं आता। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। देखें, अमेरिकन फौज जो 3000 गई तो उन्होंने पहले दिन ही एयरपोर्ट पे 4 लोगों को गोली मार। बड़ी साहब, माफी चाहता हूँ, जनरल साहब आ गए, अपना सवाल दोहराइए। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। साहब, जनरल साहब, आप अफगानिस्तान की सूरत हाल को बहुत करीब से देखा है और आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। क्या आप समझते हैं तालिबान के पाकिस्तान के इन फ्यूचर में कैसे ताल्लुकात रहेंगे, और तालिबान क्या मुकम्मल इस्लामी निज़ाम नाफिज करेगा और दुनिया उन्हें कबूल करेगी, और पाकिस्तान इस सिलसिले में कब उन्हें कबूल कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान उनको रिकग्नाइज करे या ना करे, ताल्लुकात जो हैं वो ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और वो जैसे पहले एक थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उन पे मौजूद है वो मौजूद रहेगा।
हाँ, अलबत्ता अगर रिकग्निशन हो जाती है तो फिर आप उधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ले जा सकते हैं, तो वो ताल्लुकात फिर ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जहाँ माशियात आ जाती हैं, आप इकट्ठे एक माशी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर ताल्लुकात नेचुरली बहुत बेहतर होते हैं। तो वो सिस्टम तो तब होगा अगर पाकिस्तान इसको रिकग्नाइज करे। अच्छा, रिकग्निशन में आपने कंडीशन ये रखी थी और वो आलमी स्टैंडर्ड्स पे आप बाकी अक़वाम आलम के साथ मिल के उसको देख रहे हैं, वो ये है कि पॉलिटिकल जो कि ऑल इंक्लूसिव हो, जिसको अफगान अवाम की हमायत हासिल हो। अफगान अवाम की हमायत का मतलब ये है कि तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हमायत हो, वो सारे तस्लीम करें और फिर सब शेयर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्टनर बनना चाहते हैं, जिनको शेयर मिलना है, एथनिक शेयर होल्डर्स हैं, आपके ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारत वगैरह हैं, वो सारे मुतमईन हों, वो सारे उस सिस्टम का साथ दें, तो ऑल इंक्लूसिव सिस्टम जो है उसको पाकिस्तान भी मानेगा, बाकी दुनिया मानेगी, आप तस्लीम कर लेंगे इस हुकूमत को। अब वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ। तालिबान ने वो प्रोसेस शुरू करना था, उसकी पहली कंडीशन ये थी कि अशरफ गनी से हम बात नहीं करेंगे, वो सीन से हट जाए, वो हट गया। अब ये प्रोसेस जो है वो लगता है कि आज शायद उन्होंने मुशावरत का शुरू किया है। अब इसमें पहला आइन जो था वो तो उन्होंने मुस्तरद किया, नया आइन बनना है या पिछले आइन को वो मॉडिफाई करेंगे। वो जो आइन में तरमीम या नया आइन बनाने का काम होगा, उस पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किस हद तक एग्री करते हैं, मुत्तफिक होते हैं। उसमें इस्लामी शिकें भी होंगी, उसमें इस्लामी सजाएं वगैरह का जिक्र भी होगा, उसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स के मामला भी उसमें जिक्र होगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अगर तो सारे स्टेक होल्डर्स किसी भी हल पे, किसी भी ऐसे आइन पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि वो सब उसको एक वफादारी दे देते हैं और फिर वो सिस्टम जो है वो सब की मदद से चलता है, तो फिर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी और वहाँ पे कोई इंसर्जेंसी या कोई मज़ाहमत कहीं चल नहीं रही होगी। तो सारे मुल्क जो है वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। सारे से मुराद मेरी खास तौर पे खित्ते के मुल्क जो हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट वगैरह और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले आपको उसकी रिकग्निशन करनी होगी, रिकग्निशन हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी नहीं आती, जहां पे कि ये कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते, जो कि बड़ा इफ एंड बट उसमें मौजूद हैं, उसमें वक्त लगेगा, देखना होगा। और वो क्या सबको सब पार्टनर्स नहीं बना सकते, अगर तो आप देखेंगे यहाँ इंतशार है। तो पहला चैलेंज तो ये है कि ये यहाँ पे कंसेंसस डेवलप करें और एक आइन लेके आए जो सबको काबिल कबूल। दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि जल साहब, एक बात मैं खास तौर पर माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, एक बात कुछ हमारे दोस्त भी वहाँ नज़र आते हैं उनके चैनल पर, वो ये तासुर दे रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए अजाब नाज़िल होने वाला है और इसका नुकसान हमें बहुत ज़्यादा होगा और ये पिरिक विक्ट्री है। जिस तरह हुसैन हक्कानी ने आज आर्टिकल लिखा, पिरिक विक्ट्री से मुराद ये है कि जो बज़ाहिर फतह है मगर हमारी शिकस्त है। ये जो एक बयानिया वेस्ट की तरफ से आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं, ये कितना दुरुस्त है और इसमें क्या, व्हाट इज़ द मेथड इन दिस मैडनेस जनाब जल साहब? देखें, वो जितना भी मगरबी दुनिया में बातचीत चल रही है, यूनाइटेड नेशन में कल परसों तकरीरें हुई इस पे, अब फिर यूनाइटेड नेशन इस पे बहस करने लगी है, सिक्योरिटी काउंसिल में बहस हुई, वो सब कुछ मबनी है उस तस्वर से जो आज से 20 साल पहले तालिबान के अमल में आपने देखा। जो तालिबान उस वक्त कर रहे थे, जितना कुछ उन्होंने किया, जो दुनिया जिसको कबूल नहीं कर रही थी, वेस्टर्न कंट्रीज वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जी बस सब कुछ वही आने वाला है दोबारा। जबकि तालिबान जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उनको समझ लग गई है कि वो आइसोलेटेड नहीं रह सकते, वो उनको बाकी दुनिया के साथ मिलके चलना होगा। अगर इस मुल्क में तरक्की करनी है, अगर यहाँ आवाम के हकूक पूरे होने हैं, यहाँ माशी तरक्की होनी है, तो फिर उनको बाकी दुनिया के साथ मिल के चलना होगा। और बाकी दुनिया के साथ मिल के चलने का मतलब ये है कि वो शक्ल अपनी, वो अपना रवैया वो पेश करें जो अक़वाम आलम को काबिल कबूल हो। तो मेरा अपना अंदाजा है कि तब्दीली तो बहुत बड़ी होगी, जो अल्टीमेटली लोगों के शकूक व शुबात दूसरे मुल्कों के दूर होंगे, तो वो इनकी बात पे यकीन करेंगे। आज ये कहा जाता है कि जी ये कह तो रहे हैं लेकिन देखेंगे जब इस पे अमल होगा, तो वो जो इफ एंड बट वाली बात आ जाती है, जब वो इस तरह के शकूक व शुबात डाल देते हैं। जनरल साहब, आपके एक्सपीरियंस को सामने रख के एक सवाल करना चाह रहा हूँ। थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में जब इलेक्शन भी होते हैं तो 25-30 लोगों का मर जाना, 100 का एक दूसरे से लड़ाई हो जाना, तो नॉर्मल इलेक्शन में इस तरह का इक़्तिदार हमने मुंतकिल होते नहीं देखा। यहाँ पे एक 40 साल की जंग के बाद एक गोली नहीं चली।
तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिकन की और तालिबान की कोई साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह पीसफुली काम कर लिया जाए? आप क्या समझते हैं इसको? नहीं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैं बड़ा आपको मैं मतलब मेरा तज्जिया कह लीजिए और कुछ इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अमेरिका जिस तरह निकला था, उनकी तवक्को ये थी कि ये बहुत बड़ी खाना जंगी यहाँ पे चलेगी, और तभी वो दूसरे मुल्कों को कह रहे थे कि अपनी सरहदें खुली रखें, क्योंकि उनका ख्याल था कि बहुत सारे लोग यहाँ से निकलेंगे, ये फिर एक तूफान आएगा। और ये वो इस तरह करना चाहते थे कि ये सारी दुनिया में सब जगह वो इधर भी साउथ पैसिफिक, ये साउथ चाइना सी में चाइना को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं। तो ये तो नहीं वो कर सकते थे कि 20 साल लगा के अफगानिस्तान को स्टेबल करके चाइना के हवाले कर जाएं कि हमने खर्चा किया 2 ट्रिलियन का, इतनी मेहनत की इसलिए कि आप यहाँ पे फायदा उठाएं। वो करना ही नहीं चाहते थे। उनका ये ख्याल था कि अब ये भुगतेंगे जो पीछे रह गए हैं मुल्क, यहाँ रहेगी इंस्टेबिलिटी और ये यहाँ से टेररिज्म जो है वो चारों तरफ जाता रहेगा। वो हुआ नहीं। और ये आपको पता है कि हम बार बार कहते रहे कि यहाँ पे स्पॉयलर्स हैं जो अमन नहीं होने दे रहे, और स्पॉयलर्स वही थे, अशरफ गनी और उसका टोला अंदर बैठा हुआ था और बाहर भारत था। दोनों अमेरिका के कंट्रोल में थे। अमेरिका ने उनको नहीं मजबूर किया, ना भारत को उन्होंने कोई प्रेशराइज किया और ना ही अशरफ गनी को। वो लिप सर्विस करते रहे कि अशरफ गनी को कहें जी तुम अमन की तरफ जाओ, तुम बैठो। वो आगे से डिफाई करता था, एक और अपनी तरफ से हल पेश कर देता था कि जी ऐसे नहीं, ऐसे करें। तो भारत उसको लगातार गाइडेंस दे रहा था, उसको कोच कर रहा था कि तुम ऐसे करो। अब ये प्लान उनकी फेल हुई है। उनके वहम गुमान में नहीं था कि यहाँ पे वो करप्ट सिस्टम जो अमेरिका छोड़ के जा रहा है उसको अवाम की हमायत हासिल है। अवाम ये देख रहे थे कि ये सारे बाहर से पैसे खा के अपना अपना काम चला रहे हैं और ये किसी न किसी के प्रॉक्सीज बने हुए हैं, किसी न किसी के साथ इनकी वफादारियां हैं। कोई भारत का वफादार है। काफी आपने एलैबोरेट किया। मेरा एक छोटा सा एक और सवाल है। मेरा सवाल है, जो कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए तालिबान को 15 से 20 बिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी एनुअल कम अज़ कम। तो आप समझते हैं कि जो असल अमन तो तब होगा जब फाइनेंशियली अफगानिस्तान कूल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो असल चैलेंज मेरे हिसाब से अब शुरू है। अब एक तरफ जब आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं इसी टीवी पे देख रहा हूँ कि 10 बिलियन डॉलर जो अमेरिका ने उनके फ्रीज कर लिए हैं। तो किस तरह ये आप समझते हैं, वेयर इज़ द होप, वो किस तरह इस मुल्क को मैनेज करेंगे? नहीं, लेकिन एक भट्टी साहब एक इस सवाल को बढ़ाता हूँ। अभी जो आपने आर्गूमेंट दिया था कि उनकी कोई सेटलमेंट हुई है, अगर सेटलमेंट हुई है तो तालिबान के उन्होंने फिर 10 बिलियन डॉलर फ्रीज क्यों कर लिए हैं? और ये सही आर्गूमेंट है, क्योंकि आप कल से ये आर्गूमेंट जी जनरल साहब। मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये आपकी बिल्कुल खदशा आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले ही अभी चैलेंज है सबसे पहले कि क्या ये सारे मुत्तफिक होते हैं। ये इत्तफाक राय बड़ा मुश्किल होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? स्पॉयलर्स की अपनी प्रॉक्सीज वहां मौजूद, करप्ट लोग हैं, चोर हैं, पैसा खाना उनका बंद हो जाएगा अगर यहाँ पे वो स्ट्रेट अवे रिकंसाइल करके एक कंसेंसस सोल्यूशन बना दें तो वो बात खत्म हो गई। वहां पे तालिबान अभी इनकी करप्शन नहीं चलने देगा, बाहर से पैसा आना भी बंद होगा। लेकिन अब भारत उन लोगों को दोबारा खरीदेगा जो उसके वहां पे आज अंदर अमन से बैठे हुए हैं। अशरफ गनी चला गया, लेकिन हमद करदई मौजूद है, उसके लोग मौजूद हैं। उनको पैसा दे के अगर वहां पे वो इत्तफाक राय ही ना पैदा होने दे तो आप किधर जाएंगे? और इसके अलावा जो चैलेंज है, आज अगर इत्तफाक राय हो भी जाए तो कोशिश की जाएगी कि माशी तौर पे इनको इतना महरूम रखा जाए कि ये स्टेबल हो ही ना सकें। और फिर एक और काम किया जा सकता है जो ये करेंगे, और वो ये कि हो सकता है एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बाहर बनवा दें और उसके जरिए अंदर ये करते रहे शोशाखानी, और उसको जो $9.5 बिलियन बाहर पड़ा है वो किसी वक्त तो उसको रिलीज कर दें। अमेरिका कह दे कि जी हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो ना इन्होंने कोई इलेक्शन कराया है, ये हुकूमत तो हम मानते ही नहीं, असल हुकूमत तो वो है जो इलेक्ट होके आई थी, वो बाहर बैठी है, हम उसको कहेंगे पैसे दे। यहाँ पे अभी इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं कि कोई इसको सेलिब्रेट करने वाला कोई मौका है नहीं। अभी ये इतना लंबा रास्ता है अभी इसमें, और इतनी रुकावटें हैं जो अमेरिका और भारत से आपको तवक्को रखनी चाहिए कि वो करेंगे। वो लम्हे अभी आने हैं, उन पे किस तरह काबू पाया जाता है, ये बड़ा एक टीडियस सा रास्ता है। मेरा अपना ख्याल है कि काफी सारी परेशानियां आएंगी। आप देखिए, अमरुल्लाह सालेह कहीं से निकल आए, ऑल्दो अमरुल्लाह सालेह को बहुत बड़ी थ्रेट हो नहीं सकता, लेकिन अगर उसकी जेब में पैसे डाल दिए जाएं कि तुम खरीदने शुरू कर दो लोग, तो अफगानिस्तान में खरीदना मसला नहीं है, वहां मिल जाएंगे लोग।
अच्छा जनरल साहब ये बताइएगा कि यकीनी बात है अमेरिका ने वहां अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट किए, नाकाम हुए, और यकीनन इसने अरबों रुपए इसलिए इन्वेस्ट, खरबों डॉलर इन्वेस्ट नहीं किए थे कि वो स्मूथ अफगानिस्तान को छोड़ के जाए और पाकिस्तान और चीन मिलके आगे की तरफ जाए क्या? लेकिन भारत के साथ नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भारत वो अफगानिस्तान में स्टेबल ना हो और खाना जंगी की तरफ जाए, और इस सिलसिले में पाकिस्तान हुकूमत को क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए, हमारे लिए जो हम खदशात जाहिर करते रहे कि जनाब हमें रेफ्यूजी आने का खतरा है, टेररिज्म बढ़ने का खतरा है, खाना जंगी होगी, ये सारी दुनिया समझ रही थी, लेकिन बड़ी मायूसी हुई अमेरिका को, ये नहीं हुई। अब यही तो चीज़ है जो दोबारा शुरू करानी है, यही तो काम है जो दोबारा किसी न किसी तरह शुरू करना है। अगर ये हो जाता है तो हमारे जो खदशात थे वो दोबारा हमारे सर पे मंडलाना शुरू हो जाएंगे, हमें वही प्रॉब्लम दोबारा आनी शुरू हो जाएंगी। इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है ऑलरेडी, वो बड़ी मानी खेज और बड़ी कारामद है अगर वो कामयाब। वो ये है कि पाकिस्तान दूसरे ग्रोह, तालिबान तो ठीक है, वो उनके साथ एक आपका राब्ता मौजूद है, आप उनको अपना माइंड जो भी आप समझते हैं वो उनको समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन दूसरे स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान ने कांटेक्ट करना शुरू किया हुआ। आपने देखा एक डेलीगेशन यहाँ भी आया हुआ था नॉर्दर्न अलायंस का, और उनको समझाना शुरू किया है कि देखिए कोई और बाहर से आपको अमन ला के नहीं देगा, अमन आपने खुद लाना है। और तालिबान एक हकीकत है, जब इतने अरसे में ये खत्म नहीं हुए तो अब आपको तवज्जो देनी चाहिए एक कंसेंसस डेवलप करने में, आपको तालिबान को एंगेज करना चाहिए ताकि बातचीत के जरिए आप कोई हल निकालें, और हल आपने निकालना है, बाहर से किसी ने नहीं निकालना। अच्छा जनरल साहब, तो ये एक और नुक्ता है, एक तो $3.5 बिलियन की तांबे की जो इसने ठेका लिया है, और जो इनकी मुलाकात हुई है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑफर किए हैं चाइना ने। अब अमेरिका बहादुर तो एक लागर है, उस बेचारे को तो खुद पैसे चाहिए होंगे, आजकल नोट छाप के काम चला रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो चाइना से माल आ सकता है, जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान के थ्रू फनल होगा, ये फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, तो कैन इट ऑफसेट दैट कि ये यहाँ ये पैसे आएँ और ये काम चल सके? इसकी कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं? देखिए, ये है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे चाइना 2-3 चीजें करेगा। एक तो उनको सीपैक से कनेक्ट करेगा, तब वो पाकिस्तान का रास्ता बनेगा, एक रेलवे लाइन डेवलप हो रही है। फिर ये कि ये बड़ा काफी वक्त लगेगा, वहां पे जो माइंस जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं या लिया इन्होंने, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, वक्त लगेगा 2-1 साल का कि वो वहां से ये कमाई आ सके। तो अगर अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट ही आनी शुरू हो जाती है तो उनके लोगों को कोई ना कोई रोजगार, कोई मजदूरी मिलेगी, कुछ और मिलना शुरू होगा, और इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ इकोनॉमी में जान आनी शुरू हो जाएगी। ये सारा मसला हल नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ, और एक उम्मीद बन जाएगी कि आप एक सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। यूरेशिया की तरफ लिंक निकल रहा है, सेंट्रल एशिया की तरफ निकल रहा है, उनको राहदारी मिलती है तो अफगानिस्तान को पैसे मिलते हैं, अफगानिस्तान रास्ते में अपने तजारती मराकज हमारी तरह बना सकता है। ये लंबा प्रोसेस है जो चाइना देता है। चाइना आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाने की तरफ आता है, वो एड नहीं देता। एक और सवाल, वक्त कम है, सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। दो तरफ से पॉजिटिव साइंस आए हैं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया है और उसके साथ साथ बोरिस जॉनसन ने जो है वो भी कॉल की है प्राइम मिनिस्टर साहब को इस हवाले से, और लेकिन कनाडा कह रहा है कि हमारे लिए ये नहीं। तो क्या वेस्ट का जो ब्लॉक है ये ऑलरेडी डिवाइडेड है, अमेरिका को वेस्ट की तमाम मुकम्मल हमायत हासिल नहीं है? क्या समझते हैं जल साहब? देखिए, इस वक्त तो लगता है डिवाइडेड है। उसमें आप यूरोप में देखिए कि अमेरिका की खासतौर पे बाइडन के ऊपर बड़ी तनकीद की गई है। बरतानिया में भी उनके वजीरों ने लिटरली उसको दे हैव टोन हिम अपार्ट कि ये बाइडन ने हमारे लिए बहुत बड़ा एक मसला खड़ा किया। चुनाचे वो उसको खुद अपने तौर पे हल करना चाहते हैं, लेकिन तजर्बा ये बताता है कि बिल आखिर एंड पे होता वही है जो अमेरिका कहता है। ये सारे फिर उसके जूते उठा लेते हैं, ताबेदार हो जाते हैं। तो आखिर में आके मेरा अंदाजा यही है कि अभी ये तलमला रहे हैं, कूद रहे हैं बड़ा, लेकिन एंड पे जब अमेरिका ने इनको मरोड़ा थोड़ा सा, तो फिर ये सारे उसके कैंप में जाके बैठ जाएंगे और करेंगे वही जो अमेरिका कहे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन भट्टी साहब बहुत अटेंड किया, मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब G8 की मीटिंग हुई थी
तो उसमें जो अलामिया चाहता था अमेरिका कि चीन को एक दुश्मन के तौर पर ऐलान करे, तो वो G8 ने उसमें ऐसा नहीं बने थे, बल्कि नेटो का जो चीफ था उसने भी गुरेज किया था। तो अब एक लागर अमेरिका, निस्बतन लागर अमेरिका, उतना इन्फ्लुएंस और क्लाउट होगा उसका। देखिए कायद साहब, एक तो अशरफ गनी UAE पहुंच गए हैं, दूसरा मैंने वो जितना हमने वो जो CNN की थी आयशा साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका की, वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा नहीं, वो जनरल साहब से, मेरा ख्याल है अफगानिस्तान में अभी रास्ता दुश्वार और मंजिल दूर है। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जैसे वो कह रहे हैं जब तक इत्तफाक़े राय से ये हुकूमत नहीं बना लेते, और हुकूमत बनाते हैं तो क्या उसमें किस हद तक शरायत रखनी है। अमेरिका और भारत तो हर मुमकिन कोशिश करेगा इत्तफाक़े राय ना हो। जैसे कि उन्होंने फरमाया अशरफ गनी भगोड़ा तो भाग गया, लेकिन उसके ले पालक तो होंगे कोई ना कोई। आखिर इतना अरसा रहा है, हामिद करज़ई है, खाते रहे उसके साथ, हामिद करज़ई है जो अरबों रुपए खाए हैं। तो मेरा ख्याल है तालिबान ने जितनी बेहतर अंदाज में सोची समझी स्कीम के तहत बेहतर काम किए तो नताइज बेहतर आएंगे। कोई बड़ी गलती भी वहाँ चिंगारी बन सकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका लागत जरूर है लेकिन बिल्कुल बेबस ना। खत्म नहीं हुआ बड़ी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम ये बात जारी रखेंगे। बात ये है कि ये क्या लोग हैं। अशरफ गनी पूरी दुनिया जानती है डॉलर लेके भाग गया, उसको अमेरिका बहादुर सपोर्ट कर रहा है। क्या सिर्फ जराइम पेशा लोग ही इन ताकतों को चाहिए अपना जो रूल है उसको कंटिन्यू करने के लिए? और एक और बात भी, अब कौन से हालात पहले अच्छे थे जो अब बहुत बुरे हो जाएंगे, ये कहानियाँ क्या हैं? ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तहरीक इंसाफ के 3 सालों में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मलिक साहब हमें स्टोरी देंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ ना कुछ वाक़या ऐसा होता है हर एक कुछ दिनों बाद कि हमें सोचने पे मजबूर कर देता है आखिर हम लोग कौन हैं। ये मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाली दरिंदगी के वाक़े के हवाले से बात करूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ न्यूज़ एंकर और तजिया निगार मोहतरमा मारिया मेमन साहिबा और मोहतरमा फरिया अदरीस साहिबा न्यूज़ एंकर और तजिया निगार। मारिया, आपकी तरफ पहले आता हूँ, आप क्या समझती हैं कि क्या है इसकी रूट काज एंड क्या इसका कोई क्योर है या वी आर डूम टू सफ़र? इसकी रूट कॉज एक ही है और वो है इस निज़ाम फेल होना। मैं आपको मिसाल से वाज़े करती हूँ किस तरह। 15 मार्च 2008 को रज़िया बीबी नामी खातून थी, मज़ार कायद के अहाते में उनके साथ ज़्यादती की गई। उनका मुकदमा चलता रहा। 2013 में ट्रायल कोर्ट ने उन मुल्जिमान को बरी कर दिया और उसके बाद 21 मई 2021 को जाके किसी को रखा गया और सिंध हाई कोर्ट ने इस फैसले को कलम कर दिया कि ये जो मुल्जिमान है ये बरी नहीं हो सकते। वाकया हुआ था 15 मार्च 2008 को। 21 मई 2021 तक रज़िया बीबी अभी तक इंसाफ की तलाश कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विक्टिम है जिसके साथ ज्यादती होगी वो बिल्कुल भी इस निजाम पे भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन जो अब्यूजर होगा, जो रेपिस्ट होगा, जो कोई क्राइम करेगा, उसको मुकम्मल तौर पे एतमाद होगा इस निजाम पे, अदालतों पे कि इन्होंने तो मुझे कभी सजा देनी ही नहीं है, मुझे तो पकड़ना ही नहीं है। 2-3 केसेस जो बहुत हाई प्रोफाइल हो जाएंगे जिसमें हम आएंगे, हम साथ नोटिस ले लेंगे, ठीक है, उसमें पकड़ा जाएंगे। तो ये जो 400 लोग हैं ना, इनकी दीदा दिलेरी इस बात का नतीजा है, क्योंकि इनको मालूम है अकाउंटेबिलिटी तो हो नहीं। दिन दिहाड़े कैमरे फुटेज बना रहे हैं, 400 में हमें कौन पकड़ेगा, कौन गवाही देगा, लड़की बेचारी बोलेगी नहीं बोलेगी, फिर हम उसी पे सवाल उठा देंगे कि 14 अगस्त को यहाँ पे करने क्या आई थी, तुम्हें पता, तुम पहन के क्या आई हुई थी और तुम्हारे घर वाले तुम्हें पूछते नहीं है। तो इतना कुछ उस अब्यूजर, उस रेपिस्ट के हक में चाहता है सिस्टम, मुआशरे में, कि उसको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इस तरह के वाकयात हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अच्छा मारिया और फरीहा, मेरा दोनों से सवाल है। देखिए, जिस मुल्क में कानून कमजोर हो, बेबस हो, वहां माफिया कमजोर हो जाता है। ये दरिंदों ने, ये भेड़ियों ने जो हरकत की, ये बात है 14 मार्च 2021 की। वो बच्ची ने जो 14 अगस्त 2021 की 6:10 पे उसके साथ वाकया हुआ। 6:30 पे वो पुलिस को इतला देती है 15 पे बच्ची हमारी 3-4 दफा, 4 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंचती। और उसके बाद अगले दिन दफ्तर खोलते हैं तो पुलिस उसका मुल्ज़िमान की तलाश नहीं करती।
जब मीडिया पे आ जाता है, वायरल हो जाता है, 15 की कॉल मौजूद है, तो अब छुट्टी वाले दिन कह रहे हैं कि हम नादरा को बुलाएंगे। क्या ये पुलिस मौजूदा सिर्फ और अशराफिया के प्रोटोकॉल के लिए है? पब्लिक मकाम था, उन्हें पता था 14 अगस्त को लोग रश करते हैं, वहाँ सफ़ेद कपड़ों में भी पुलिस वाले होते हैं। क्या मतलब पुलिस कब काम करेगी? जब भी हम बड़ा वाक़या होता है, मीडिया पे शोर होता है, 2 दिन बाद किस्सा माजी। अगर आप मुझसे पूछें भट्टी साहब, तो एक तो शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया है और आप की बहुत ज्यादा इज्जत है, तो इसलिए मैं नो नहीं कह सकती। लेकिन मैंने तो इस मामले पे ट्वीट भी नहीं की, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इस मामले पे मैं बात क्या करूं। मारिया ने अभी बिल्कुल एक टाइमलाइन के साथ बातें बताई है, ऐसे और इतने वाकयात हम बता देंगे। लेकिन जो ये वाकया हुआ है ना, इसकी तो कोई समझ नहीं लग रही, क्योंकि यूजुअली एक रेपिस्ट होता है, एक कल्प्रिट होता है, एक गलत काम करने वाला होता है, 2 होते, 3 होते, 4। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग थे। उनकी माएँ नहीं है, उनके माँ बाप ने उनको कुछ सिखाया नहीं है, उनके घरों में कोई तरबियत नहीं हुई है, उनके दिल नहीं है, वो इंसान नहीं है। और इतने सारे लोग जो इंसान नहीं थे, वो इकट्ठे कैसे जमा हो गए? और उसके बाद भी किसी को कोई दुख नहीं हुआ कि कोई खुद ही आ जाए कि मैं वहां मौजूद था, अब मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। क्या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है? आप तो फिर 14 अगस्त और मीनार पाकिस्तान और उनकी हुर्मत की बातें करें। वो एक औरत की हुर्मत, एक इंसानियत की हुर्मत। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैंने तो कोई ट्वीट भी इसकी नहीं की, बल्कि रीट्वीट कर दी दूसरों की, कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं इस बारे में क्या कहूँ। कुछ साल पहले कोट राधा किचन में एक क्रिश्चियन कपल को मारा गया था। उस वक्त मैं उसकी कवरेज करने जब वहां पे गई, तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी ये सुन के कि जिस वक्त उनकी आग भड़क रही थी, उन दोनों की जिस्मों की, तो तकरीबन 2500 बंदा वहां जमा था। तो मैं तब भी आके पूछती रही लोगों से कि ये 2500 बंदे में से किसी एक ने नहीं कहा कि ये गलत है। हम पढ़ते हैं मॉब मेंटालिटी, हम पढ़ते हैं कि इंसान कैसे हैवान बनता है, लेकिन कोई एक तो होगा जिसका कोई ज़मीर होगा। ये कैसा मुआशरा है, ये कौन सी सोसाइटी? और अभी भी आप नहीं समझ रहे कि यहाँ पे कुछ सहीहन गलत हो रहा है, तो फिर सब आंखें बंद करके बैठे हुए। मुझे नहीं पता कि तुम किस वाकये का इंतजार है। अच्छा फरिया, मैं एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, मारिया आपकी तरफ आता हूँ। यहाँ पे बच्चा विक्टिम बनता है, जब मेल हो या फीमेल हो, या औरत विक्टिम बनती है, एक तो वो जुल्म का शिकार होती है और फिर स्टिग्मेटाइज हो जाती है। लोग उसी को शक की उसको देखते हैं और उसको, और इस वजह से बहुत से केसेस सामने नहीं आते। ये क्या सबसे बड़ा फेलियर, और उस जुर्म से बड़ा जुर्म नहीं है कि वो जुर्म से गुजरा है या गुजरी है, और उसके बाद उसी को आप नफरत से देख रहे हैं और उसे विक्टिम की बजाय आप उसे परपेट्रेटर समझ रहे हैं। मारिया? बिल्कुल काजी साहब, और इसी वजह से बहुत सारी खवातीन इन वाकयात के बाद चुप हो जाती हैं। जब सबसे पहले ये थाने में जाती हैं, तो वहां पर SHO जो है वो उनसे किस तरह बात करता है, तुम करने क्या गई थी, वो तुम्हारा यार होगा, तुम्हारा आशना था, वो जरूर तुम्हारे कोई दोस्ती होगी, वो तुम्हारी मर्जी से हुआ होगा। इन सवालों से तो उसका आगाज होता है। उसके बाद वो मेडिकल कराने जाएगी, वो अदालत जाएगी, लोगों के सवाल का फैसला करेगी। तो माँ बाप कहते बेटा ये हमारे 2 हाथ हैं, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ, तुम भी पी जाओ, हम भी पी जाते हैं, हम आगे चलते हैं, तुम्हारी बाकी बहनें हैं, तुम्हारे भाई हैं, हमारे खानदान की इज्जत है, तुम्हारी शादी नहीं है, तुम्हारे बच्चे होने, तो बेटा कोई बात नहीं। और ये ट्रॉमा तमाम उम्र वो औरत अपने जिस्म के अंदर उसको एब्जॉर्ब करके वो जीती रहती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा चले, आप कहते हैं, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि उसको मालूम नहीं था कि 14 अगस्त वाले दिन किस तरह के लोग आते हैं, तो वो गई क्यों जी, क्यों ना जाए? क्या वो उस मुल्क की शहरी नहीं है? क्या उनको वो हकूक नहीं दिए जो यहाँ पे मौजूद 400 के करीब आदमियों को दिए हुए थे? अगर उनको 14 अगस्त की खुशी है और वो वहां जाकर टिकटॉक वीडियो बनाना चाहती है, तो मुल्क का कौन सा कानून उन्हें रोकता है? क्यों खवातीन मत जाए पब्लिक प्लेसेस पे, क्यों जाके रिक्लेम ना करें? क्या यहाँ पे हमने सिर्फ मर्दों को ही देखना है? आप सबके घर में खवातीन है, आप लोगों की बेटियां हैं, क्या उनको बाहर पार्क्स में, मॉल्स में, सड़कों पे कहीं भी जाने? शायद राब्ता मुनक़ता हुआ। मारिया से हमारी बात हो पाएगी तुराब साहब? जी दोबारा मेरे ख्याल में हम उन्हें बेटा मारिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैडम फरीहा, आप सुन पा रही हैं? जी भट्टी साहब। मैडम देखें, ये दिल खराश वाक़यात लातदाद होते हैं। हम उस वाक़यात के 4 दिन बाद हमारी हुकूमत और हम लोग जागते हैं।
क्या ऐसा किया जाए कि मजीद किसी हवा की बेटी, हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ ये काम ना हो कि हमने सिर्फ वाकया के 4-5 दिन बाद आके टॉक शो करने हैं। हुकूमत क्यों नहीं इस पर कोई ऐसा काम करती कि आइंदा मेरी बेटी, आपकी बेटी, सबकी बहनें महफूज रहें, जहां मर्जी आए जाए? क्यों नहीं ऐसा निज़ाम बन पा रहा इस मुल्क में? भट्टी साहब, बड़ा वादा किया था इस नई हुकूमत जब नई थी कि हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे, हम बहुत बेहतरी करेंगे। पख्तूनख्वा की पुलिस की बार बार एग्जाम्पल दी जाती थी, मगर कहते कहते हम थक गए कि पुलिस रिफॉर्म का आगाज भी नहीं हुआ। मगर वो कहते हैं कि नहीं, हमने पुलिस रिफॉर्म कर ली। अभी आपने बता दिया कि नोटिस जब तक लिया ना जाए, इस मामले में प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया। क्यों जरूरत पड़े? आपका लॉ खुद से क्यों नहीं चलता, खुद से क्यों नहीं काम करता? और बिल्कुल ठीक है कहा उन्होंने कि पब्लिक प्लेस है, वहां पर तो वैसे ही सिक्योरिटी होती है, एक वैसे ही आपका काम होता है देखने के लिए, नजर रखने के लिए। लेकिन एक इसमें मुझे खतरनाक बात ये नजर आती है कि जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो ये मत भूलिए कि पुलिस भी पाकिस्तान के माइंडसेट को ही रिफ्लेक्ट कर रही है। फिर जब मैं और मारिया आपके माइंडसेट पे बात करती हैं तो लोग हमें तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आप माशरे की अच्छाइयों की बात करें, आप गलत बात मत करें, बहुत यहाँ पे इज्जत एहतराम मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है, हम सबको बहुत इज्जत एहतराम इस पाकिस्तान में मिला है, लेकिन हमें जो प्रिविलेज मिली है वो पाकिस्तान की हर औरत के पास नहीं है। हमने जो प्रोटेक्टेड जिंदगी गुजारी है वो पाकिस्तान की हर औरत ने नहीं गुजारी। और क्या जिसकी जिंदगी उतनी प्रिविलेज और प्रोटेक्टेड नहीं है उसको कोई महफूज तरीकेकार नहीं देना जिंदगी गुजारने का? ये तो पब्लिक प्लेस थी, आप इस पे क्या तावील देंगे? और बिल्कुल हम ठीक कह रहे हैं, माइंडसेट ये है। अभी भी कितनी खवातीन से मैंने बात की है तो वो ये कहती हैं कि जरूर उसने कोई कपड़े ऐसे पहने होंगे, उसको कोई जरूर इसमें ऐसी बात होगी, कोई उसने पहले ऐसी वीडियो बना दी होगी। इस किस्सा नहीं, मैं फ्रीहर मारिया आपको रोकता हूँ। किसी ने लिबास कौन सा पहना, कौन सा नहीं पहना, लेकिन ना मर्द को दुनिया की कौन सा मजहब या अखलाकियत इजाजत देता है कि वो किसी गैर औरत को हाथ भी लगाए, उसकी मर्जी के बगैर देखे भी। लिबास उसकी मर्जी, जो मर्जी पहने, मेरे मर्दों के पास। लेकिन मैं सिर्फ यही आपके पास में, आपकी पब्लिक प्लेसेस में लड़कियां परेशान होती हैं, वो अगर अपने आप को कवर करके भी जाएं तो उनको गंदी निगाहें फॉलो करती हैं। ये हकीकत है। आप इस्लामाबाद की बात कर ली, आप गुजरावाला चले जाएं, कहीं चले जाएं, बल्कि आप करें, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करें। अच्छा, मारिया, मैं आपसे एक सवाल इसके बाद मलक साहब लेंगे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हुकूमत करे कि आइंदा किसी की बच्ची इन जानवरों की, इन दरिंदों की हवस का निशाना ना बने। क्या ऐसा हो इन फ्यूचर? इसको तो सजा मिलनी चाहिए इबरतनाक, लेकिन आइंदा ना हो किसी की बेटी के साथ। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन मॉडल टाउन में भी और अभी भी, सबसे पहले जो विक्टिम है वो पुलिस को कॉल करता है, वो निजाम के लिए रीच आउट करता है। मॉडल टाउन वाली लड़की ने भी फोन किया था उस हेल्पलाइन पे, इस बच्ची के साथ जो लोग थे उन्होंने भी फोन किया था, सिस्टम ने इन्हें फेल किया। उसके बाद FIR के इंदराज की तकलीफें थी, उसके बाद पुलिस वालों की मुजरिमाना खामोशी थी। और वो प्रिंसिपली ये बिलीव करते हैं, जैसे कि एक्स CCPO साहब कहते थे कि भाई खवातीन को इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जब नोटिस हुआ तो उनकी फुर्तियां देख लें आप लोग। आपको हर 2 घंटे के बाद इनके PRO के मैसेजेस आ रहे होंगे कि अब इस केस में ये हो गया है, अब इस केस में वो हो गया है। लेकिन जब आपको पहली मर्तबा एक डिस्ट्रेस में मौजूद खातून फोन करती है तो उस वक्त निजाम क्यों जवाब नहीं देता है? उस वक्त पुलिस हरकत में क्यों नहीं आती है? और यही 400 लोग कल को दुबई जाएंगे, सऊदीया जाएंगे, क्या इनकी हिम्मत होगी वहां पे किसी खातून को हाथ लगा सके? क्या दुबई के अंदर खवातीन मगरबी लिबास पहन के खुलेआम नहीं घूमती? वहां कितने पाकिस्तानी लोग काम करते हैं, क्या उनकी ये जुर्रत है कि किसी खातून को वहां तंग कर सके या उसकी तरफ मैली आंख से देख भी सके? उठा के उनको जेलों में फेंकेंगे या उनके वीजे रिवोक करके उन्हें उठा के अपने मुल्क से बाहर फेंक देंगे कि ये गंद बला हमारे मुल्क में ना करो, जाके अपने मुल्क के अंदर करो। ये कानून की बात है, क्योंकि उन्हें मालूम है दे कैन गेट अवे विद इट। इन 400 लोगों को मालूम था कि दिन दहाड़े वीडियो भी बनेगी फिर भी विल गेट अवे विद इट, एंड दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट अवे विद इट। अगर ये फुटेज, ये वीडियो वायरल ना होती, पता नहीं किस इंसान ने किसी अच्छी नीयत से, बुरी नीयत से, लाइक्स के लिए, क्लिक्स के लिए, जिस वजह से भी वीडियो डाली है, उस वजह से एक्शन हो रहा है। वरना ये 400 लोग रात को घर जाके सुकून से सोए होंगे और उन्होंने अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसी गुजारी होगी जब इस वाकये से पहले वो गुजारे हो। जी अच्छा, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा, ना मैं कोई पोजीशन ले रहा हूँ, मैं अपनी एक राय देना चाह रहा हूँ जिस पे मैं चाह रहा हूँ आप राय दें। आपका बड़ा फोकस है लॉ पे, इस पे कोई बहस नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करूँगा।
बिल्कुल कानून को करना चाहिए, हर चीज़ पे अमल दरामद होना चाहिए, मगर मेरा सवाल ये है क्या ये जो मशीन हमने, जो हमारा माशरा है, जो मेंटालिटी, जो साइकोलॉजी हमने ये जो बना रहे हैं कि आपके आदमी कमज़ोर आ जाए तो उसको पकड़ लो, ये मर्द मर्द के साथ भी करता है। अगर आप इस सोसाइटी की अगर बेरोज़गारी देखें, डिप्रेशन देखें, 3 करोड़ आपका बच्चा सड़कों पे जा रहा है, आप किस तरह पॉलिटिकल हीलिंग के बगैर, समाजी हीलिंग के बगैर इस मसले को हल कर सकते हैं? मुझे याद है कसूर में बहुत बड़ा वाक़या हुआ, बड़ी अच्छी बात है, उसको फांसी दे दी, इमरान को फांसी दे दी। मेरा आप दोनों से सवाल है कि कानून पे मैं बहस नहीं कर रहा, हम साथ इसके पैरेलल क्यों नहीं समाजी, सियासी और साइकोलॉजिकल अपना पैरेलल क्यों नहीं काम करते कि ये जो मेंटालिटी पैदा होती है जब तक हम उसको क्यों नहीं रोकते? फरिया, मेरे ख्याल में मारिया साहिबा से हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, प्लीज़ आप इसका जवाब दीजिए। फरिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरे ख्याल में जी। मैं मलिक साहब अभी हमारा वार्ता मुनक़ता हो गया। बड़ी साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि औरत के जो राइट्स हैं उसको मैं तो बराबरी समझता हूँ, और समझता नहीं हूँ, यकीन रखता हूँ, वो हर जगह जा सकती है, उसे जाना चाहिए। मगर एक बाप के तौर पे जो जानवरों वाला समाज। अच्छा मलक साहब, मैं रोक रहा हूं, मलक साहब की लॉजिक अपनी जगह होगी। ये दरिंदे जिन्होंने हवा की बेटी के साथ की है, ये जाए हाँ बाहर अमेरिका, यूरोप, उधर करके दिखाए, किसी को करके दिखाए। नहीं, जिस तरह यार कमाल है कि औरत बाहर भी लिबास ऐसे पहनती है, जहां कानून ना हो वहां माफिया आ जाता है। नहीं। अब हम बच्चियों को ये कहेंगे तू क्यों गई, तू क्यों गई? मैं कह रहा हूं इसी लिबास में यूके में बच्चियां फिरती हैं, बात की यूरोप में भी फिरती हैं। मुझे बताए वहां क्यों कोई जुर्रत नहीं करता? यहाँ की पुलिस आपकी गुलाम है, उनको आपने कब्जों पे लगा दिया है। उन्होंने आजकल पुलिस काम कर रही है 1.25 अरब रुपए का लेन देन का। अब मैं कुछ बातें मारिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? मारिया साहबा जी जी बिल्कुल। मारिया, मैं आपसे 100% नहीं 1000% इत्तेफाक करता हूँ वुमेन राइट से, बल्कि वुमेन राइट्स तो और ज़्यादा होने चाहिए जिसकी जो उसका कंट्रीब्यूशन एज अ मदर और जो उसकी है। लेकिन सवाल ये एज अ फादर, ये जो समाज बन गया है, मैं कैसे घर सुकून से बैठूँ अपनी बेटी को भेज के? मैं बखुदा जानता हूँ, मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं अपने से ज़्यादा अपनी माँ के राइट समझता हूँ, अपने से ज़्यादा अपनी बहन के या बीवी के राइट समझता हूँ। लेकिन यार इन डंगरों के सामने हाउ कैन आई सेंड माई डॉटर अनप्रोटेक्टेड? मैं एक फादर के तौर पे क्या करूँ? काजी साहब, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसी टॉपिक पे जब खवातीन बात करती है ना, तो आदमी बहुत कम हमें सुनते हैं। वो कहते हैं ये तो रोती रहती हैं, इनके तो रोने ही खत्म नहीं होते, हर वक्त इनको मसला रहता है, इस मुल्क में इतनी तो इज्जत दी हुई है। जब आप जैसे मर्द हजरात इतने अहम इशू के ऊपर शो करके हमारे साथ खड़े होते हैं ना, तो आपकी बात मर्द सुनते हैं। इसको कहते हैं मैनस्प्लेनिंग। मैनस्प्लेनिंग का मकसद ये है कि जो बातें खवातीन कह रही हो ना, लेकिन आदमी अपने ढंग से जब बताएं तो आदमियों को समझ में आ जाती है कभी कभी वो बात। तो खुदा के लिए आप इन लोगों को समझाइए कि सबसे पहले ये जो आदमी हैं, खास तौर पे जिनके भी घर में बेटे हैं, वो छोटी उम्र के हैं, वो टीनेजर हैं या वो बड़ी उम्र के हैं, उनके साथ बैठ के कॉन्वर्जेशन कीजिए, उन्हें कंसेंट का मतलब समझाइए कि बेटा अगर कोई आगे से कहे नहीं तो इसका मतलब होता है नहीं। ये जो लड़की बाहर है, ये खातून बाहर है, आपने बेटा उसको उतना ही हक देना है जितना इस आइन में आपके लिए है। ये कमोडिटी नहीं है, ये जीती जाती इंसान है जो बहुत सारे फील्ड्स में आपके साथ मुकाबला करेगी। तो इसको पब्लिक स्पेस में आपने एक्सेप्ट करना है। और आप आदमियों ने बैठ के ये बात सोचनी है कि हर दफा जब भी ऐसा वाकया होता है, सारी खवातीन परेशान होके क्यों रोना शुरू कर देती हैं? ऐसा हमारे बीच में से लोग क्यों माहौल बना रहे हैं कि ये बच्चियां जो हैं इतना शोर करती हैं? प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन का पार्ट है या हम प्रॉब्लम का पार्ट है? मारिया, ये काम मर्दों ने करना है कि रियासत ने करना है? मारिया, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने काम करना है कि रियासत ने करना है? प्रोटेक्ट औरत को मेरी जिम्मेदारी है, मगर वेयर इज द रियासत? यहाँ तो वज़ीर आज़म नोटिस लेता है, आप रियासत पे बात ही नहीं कर रही। जिसको हमने पैसे दिए हैं कि निज़ाम सही करो, आप सारा मर्दों पे डाल रही है। वेयर इज द स्टेट? सर, मैंने बिल्कुल मर्दों पे बात नहीं डाली है। रियासत के बारे में पहले बात कर चुकी हूँ, पुलिस के किरदार के ऊपर मैंने बड़ा खुलकर बात की है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात दोबारा बार करती हूँ। और सबसे बड़ा ये कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक कंफ्यूजन के बगैर क्लियर स्टेटमेंट आनी चाहिए है। आदमी रोबोट नहीं है, वो जीते जागते इंसान है, इस मुआशरे के कानून के ताबे हैं। वो कोई जुर्म करेंगे तो उनको हर हाल में उसका नतीजा भुगतना होगा। और रियासत का अपना काम है घर के अंदर आप तमाम लोगों का, वालदाओं का,
माओ ने अपने बच्चों से बात करनी है, बापों ने अपने बच्चों से बात करनी है। हमारे फैमिली सिस्टम में ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होनी चाहिए है। कंसेंट हम बच्चों को घर में नहीं सिखाते हैं। बेटे को जो हम लोगों ने आजादियां दी हैं, बेटियों को नहीं दी हुई होती है। लेट्स एडमिट दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो हमारी तरबियत, हमारी बच्चों को बड़ा करने में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंटली मुआशरे को लेनी होगी। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। फरिया, आपको ये जो कुछ लोग कहते हैं, एक नज़रिया है, ये मैं अपने तौर से नहीं कह रहा, मैं एक प्रिवेलिंग ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। एक सेग्रीगेशन है, एक ऐसे कहते हैं जिसे सेक्सुअल जो है स्टारवेशन है, इस तरह की बातें। इस्लाम कहता है कि बच्चे की शादी कर दो जिस वक्त वो बालिग होते चले जाएं। तो क्या ये जो जिन इकोनॉमिक रीजंस की तरफ इन्होंने इशारा किया है, एक तो मर्द की फितरत का भी प्रॉब्लम है, अरसे से वो डोमिनेट करता रहा है वो अपनी जगह, लेकिन क्या फरिया ये एक वजह ये भी है कि जो है जिस तरह एक बच्चा कह रहा था कि यहाँ तो खुदा ना खास्ता जो है बिल्लियाँ भी महफूज नहीं रहती, जो हमारी मेंटालिटी बन रही है इस बिल्कुल ये आपने माशरे की जो तब हकीकत है वो सामने रखी है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं समझती कि ये फ्रस्ट्रेशन है, जस्टिफिकेशन है, माशरे का आकाश है। हम भी माशरा है, हम सब जो यहाँ बैठे थे हम माशरा है। गलत को गलत कहें, गलत को गलत समझें, गलत को गलत माने, क्राइम है ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बड़े बड़े मुल्कों में बहुत ज्यादा मुस्लिम माहौल में भी क्राइम होता है तब उसकी सजा मिलती है। असल मामला सजा जजा का है, और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं मारिया से कि ये शुरू आपके घर से होना है। मैंने शुरू में ही कहा कि इन लोगों के माँ बाप होंगे, इनका कोई अपना घराना होगा। देखिए, सारी स्टडीज बताती हैं कि आपका सबसे पहली दर्द का आपकी माँ की गोद है। वहां से जो आप सीख कर निकलते हैं वो सारी उम्र आपके साथ रहता है। जो अर्ली ईयर लर्निंग है वो सारी उम्र आपके साथ रहता है। आप स्टेट एक्शन ले सकती है, सजा दे सकती है, माशरे के अंदर सही और गलत समझा सकती है। फरिया, 3 करोड़ बच्चा सड़कों पे काम करता है, उनको घराना तो पहले देना, उनको हेल्दी पेरेंट्स दे, उनको वो पेरेंट्स दे जिनका पेट बड़ा है, जो एजुकेटेड है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम उनको क्या सिखा रहे हैं? सोया डिप्रेशन के, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट? नहीं, जस्टिफिकेशन तो किसी देखें सॉरी, मैं एक बात मारिया और फरिया, एक तो इसकी जस्टिफिकेशन देना ही नामुनासिब है। कोई भी हो, किसी भी सूरत में हवा की बेटी के साथ ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इस पॉइंट को दोनों ने इग्नोर कर दिया है। 14 अगस्त को ये वाकया होता है, 15 पे वो कॉल करती है। 4 दिनों का मैं हिसाब किससे मांगू? आज मीडिया पे ना आता तो हो सकता है इस वक्त और कई बच्चियों के साथ हो रहा हो। क्यों नहीं हम कानून ठीक करते? हम क्यों नहीं पुलिस को साफ करते? खुदारा असल वजह को समझे। 30 सेकंड सजा मिलना शुरू हो जाएगी, खुद कम हो जाएगा। भट्टी साहब, मारिया, सॉरी, मुझे आई हैव टू लीव इट देयर। मारिया, बहुत टाइम डिस्कशन थी, हम कल फिर आपको इस पे लेंगे। बस इतनी बात करके ख़त्म करते हैं कि जो रियासत भी अपना काम करे, कानून और इटियालॉजी जो बीमारी की वजह है उसको भी दूर किया जाए। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।